कल आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तावना की क्लास ली थी और प्रस्तावना से रिलेटेड जो मुख्य टॉपिक थे उसके बारे में बताया था। आज फिर उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो प्रस्तावना के बाद का पॉइंट आता है सब भारतीय संविधान की अनुसूची। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। तो 12 अनुसूची जो है इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में ना जाकर जो मुख्य टॉपिक है जो कि जनरली क्वेश्चन में आता है उसके बारे में जानते हैं। जो 12 अनुसूची में आखिर वो 12 अनुसूची में किस किस के बारे में दिया हुआ है इसके बारे में जानेंगे। तो आज फिर से क्लास शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि भारतीय संविधान है, हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। पहले 8 थी और बाद में 4 ऐड किया गया। जब संविधान पारित हुआ था उस समय संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी और वर्तमान समय में 12 है, क्योंकि धीरे धीरे 4 और ऐड हुआ। तो वो जो 12 अनुसूचियां हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला अनुसूची जो है वो है भारत एवं उसके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि भारत के बारे में, राज्य के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया हुआ है पहला अनुसूची में। दूसरा अनुसूची की बात करें तो वो है वेतन एवं पेंशन आदि, जैसे कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी जनरली कर्मचारी जो बड़े बड़े पद पर है उन सब के जो पेंशन आदि का जो सिस्टम है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, जो भी हो, उन सब के बारे में वेतन और पेंशन आदि के बारे में अनुसूची 2 में है। इसमें अनुसूची 2 में। इसके बाद आते हैं अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में है शपथ ग्रहण का उल्लेख। जो मतलब जो किसी भी प्रकार का जो शपथ ग्रहण होता है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश की हो, चाहे वो प्रधानमंत्री को हो, चाहे मुख्यमंत्री को हो, चाहे जिसका भी, वो सब शपथ ग्रहण का उल्लेख जो है वो किसमें है? अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में। इसके बाद चलते हैं अनुसूची 4। कितना? अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में है विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के राज्य भाषा में प्रतिनिधित्व का विवरण, यानी कि जो विभिन्न राज्य में या एवं संघीय क्षेत्र जो है इनमें जो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व करेगा इसका जो विवरण है वो अनुसूची 4 में। किसमें? अनुसूची 4 में। इसके बाद चलते हैं अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 की अगर बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का जो नियंत्रण होता है वो अनुसूची 5 में, संविधान की अनुसूची 5 में है। इसके बाद चलते हैं संविधान की अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन की बात है, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातीय लोग हैं उसके जो प्रशासन से रिलेटेड पॉइंट है या उसके जो प्रशासनिक सिस्टम है वो अनुसूची 6 में आता है। इसके बाद आता है अनुसूची 7। अनुसूची 7 की अगर बात करें तो केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो अनुसूची 7 में है। इसके बाद करें हम टैक्स, जो कर है, यह संबंधित मामले या संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये अनुसूची जो है ये 7 के अंतर्गत आता है। अनुसूची 7 के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है कि अनुसूची 8। इसके बाद अगर हम अनुसूची 8 की बात करें तो इसमें भारत की जो 22 भाषा है उसका जो उल्लेख है वो अनुसूची 8 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है कि भारत के जो 22 भाषाएं हैं इसका उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसके बाद आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची की बात करें तो राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, यानी कि राज्य के द्वारा जो संपत्ति का अधिग्रहण होता है वो अनुसूची 9 में है। इसके बाद 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल से संबंधित प्रावधान, जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के जो नेता लोग दल बदल का जो सिस्टम है यह सिस्टम अनुसूची 10 में है और 10वीं अनुसूची में यानी कि दल बदल कानून से संबंधित है। इसके बाद आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्य, यानी कि पंचायती राज जो गाँव घर में जनरली शहर को छोड़ करके गांव वाले क्षेत्र को अगर देखें तो यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम चलता है। तो जो पंचायती राज व्यवस्थाएं चलती है इसके बारे में जो पूरा डिटेल्स है वह अनुसूची 11 में है और इसमें कुल विषय जो है वो 29 विषय है। कुल कितने विषय है? 29 विषय। इसके बाद चलते हैं अनुसूची 12 में। अनुसूची 12 की बात करें तो इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वतंत्र कार्य, यानी कि हम पंचायती राज की बात करें तो अनुसूची कितने में है? अनुसूची 11 में है। और अगर हम शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की बात करें तो वो अनुसूची 12 में है और इसमें जो विषय की संख्या है वो 18 विषय है। कितने विषय है? 18 विषय। हम लोग फिर से इसको एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि अच्छे से यह टॉपिक क्लियर हो जाए। तो पहला टॉपिक है जो संविधान की अनुसूची, जो कि अनुसूचियों की संख्या कुल 12 है। इसमें से पहला अनुसूची है वो है भारत एवं उसके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश।
दूसरा अनुसूची जो है वेतन एवं पेंशन आदि से संबंधित है। तीसरा अनुसूची जो है वो शपथ ग्रहण के उल्लेख से संबंधित है। चौथी अनुसूची जो है वो विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा का प्रतिनिधित्व से संबंधित है। इसके बाद आता है पांचवी अनुसूची, उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है। और छठी अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन से रिलेटेड है। इसके बाद सातवीं अनुसूची की बात करें तो केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, कर यानी टैक्स संबंधित मामले, संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची से संबंधित है। इसके बाद आठवीं अनुसूची की बात करें तो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। नवीं अनुसूची की बात करें तो राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्य है जो कि 29 विषय है जिसमें, और शहरी क्षेत्र के स्थानीय सुशासन का कार्य की बात करें तो 18 विषय उसमें है। तो दोस्तों जो 12 अनुसूचियां थी इसके बारे में मैंने आपको बताया। इससे जो मेन टॉपिक था उसके बारे में भी मैंने आपको लिख करके बताया। आप इसे अच्छा से समझेंगे, अगर अच्छा से इसे लिख करके नोट्स बनाएंगे तो हमारे ख्याल से इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के सामने जो अनुसूची की बारे में बताया, जो भी कुल अनुसूचियां 12 थी, इसके बारे में मुख्य जो पॉइंट था उसे हमने बताया। 12 अनुसूची के बारे में आप लोगों को क्लियर किया। आगे जो अगला टॉपिक आता है अनुसूची के बाद जो टॉपिक आता है वो आता है देशी रियासतों का भारत में विलय। जो देशी रियासत था जैसे हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत, तो ये सब का विलय किस प्रकार से हुआ भारत में, और भारत जो पूर्ण रूप में अपना आकार लिया कैसे लिया, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया, यानी कि रियासती मंत्रालय को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बनाया गया। इसके बाद आता है जिसमें से जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह के आधार पर, इसके बाद हैदराबाद रियासत पुलिस कार्रवाई के आधार पर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो विलय पत्र के आधार पर। यही विलय पत्र देने में थोड़ा लेट होने के कारण से जो अभी समस्याएं चल रही है पाकिस्तान और भारत की, यही मतलब इसी कारण से। तो अगर हम बात करें तो जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत पुलिस कार्रवाई के आधार पर, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ विलय पत्र के आधार पर किया गया। इसके माध्यम से भारत में मिलाया गया, यानी कि ये तीनों रियासत को जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई और विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिलाया गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं भारत के राज्यों, मतलब जो अगला पॉइंट है वो है कि भारत राज्यों का संघ है। यह तो हम लोग जानते हैं, भारत जो है राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। यह अनुच्छेद 1, 2 और 3 इस बात को बताता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। अगला टॉपिक है कि भारत में भाषा के आधार पर पहली बार राज्य का जो गठन किया गया वो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। कितना हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका अध्यक्ष, यानी कि जो भाषा के आधार पर पहली बार जो राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का हुआ, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को हुआ, उसका अध्यक्ष था फजल अली। कौन था? फजल अली। इसके बाद अगर हम चलते हैं अगला पॉइंट तो वो है कि एसके धर आयोग और जेवीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, भी यानी कि वल्लभ भाई पटेल, और पी यानी पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों की समितियों ने इसका विरोध किया था, यानी कि जेवीपी समिति ने इसका विरोध किया था। उन्होंने यह कहा था कि भाषा के आधार पर राज्य को अलग करना यह देश हित में नहीं है। कभी भी देश हित में वही होता है जो वहाँ के क्षेत्रफल या वहाँ के मतलब, जबकि एसके धर आयोग जो था वह और जेवीपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, पी भी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी यानी पट्टाभी सीतारमैया की जो समिति थी उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने यह कहा था कि कभी भी जो भाषा के आधार पर राज्य को अलग करना देश हित में नहीं है। यह प्रशासनिक क्षेत्रफल के अनुसार से राज्य को अलग करना देश हित में मानते थे। तो यह मतलब जो आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड था। जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ, और यह हम लोग जानते हैं कि 8वें दिन अनशन के बाद वहाँ के जो रामलल्लू जो के आंदोलनकारी थे, मुख्य आंदोलनकारी थे, उन्होंने 8वें दिन अनशन के बाद उनका मृत्यु हो गया। तो उसी के बाद से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यह एक्शन लिया और उन्होंने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया। तो इसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको ये बताया कि भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाली पहली राज्य आंध्र प्रदेश है।
और आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने ये भी बताया आपको कि जो आंध्र प्रदेश का जब गठन हो रहा था तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मतलब अध्यक्षता में आयोग ने इसका विरोध किया था और इसकी जांच के लिए जेवीपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की समिति ने इसकी जांच के लिए मतलब एक रिपोर्ट सौंपी और जो इन्होंने भी यानी जेवीपी समिति ने भी इसका विरोध किया था और उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन करना देश हित में नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक क्षेत्रफल के अनुसार अगर राज्य का पुनर्गठन होता है तो इससे देश का प्रोग्रेस भी अच्छा होगा और देश का जो राज्य का सिस्टम है क्षेत्रफल के अनुसार वो भी अच्छा होगा। तो यह बताया आपको। इसके बाद हम चलते हैं कि जब यह विरोध मतलब इसका मांग यानी आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर मांग कर रही थी आंध्र प्रदेश राज्य का गठन का, तो इसका जब मांग पूरा खारिज हो गया तो उस समय आंदोलनकारी रामुल्लू जो कि 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इसका देहांत हो गया। और इसके देहांत के बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन का मतलब गठन हो गया। इसके बाद आता है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित होकर 1956 में पास हुआ, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो था वह 1953 में मतलब आया था और पास जो हुआ वो 1956 में पास हुआ। तो मैंने आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आपको जो मतलब अच्छे टॉपिक थे इनको बारे में बताया आपको। अब इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे वाला पॉइंट में हम चलते हैं। एक क्षेत्रीय परिषद होता है, जो क्षेत्रीय परिषद यह होता है जो कि केंद्र और राज्य के बीच को संबंध सुधारने का काम करता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध सुधारने का काम करता है वो कौन सा होता है, वो क्षेत्रीय परिषद होता है। भारत में जो क्षेत्रीय परिषद है वो कुल 5 है। भारत में कुल क्षेत्रीय परिषद 5 है। इसमें से जो मतलब इसका जो रिलेटेड पॉइंट है इसके बारे में देख लेते हैं। यह केंद्र और राज्य के बीच संबंध सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति या गृह मंत्री के द्वारा ही नियुक्त केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, यानी कि जो क्षेत्रीय परिषद है उसका अध्यक्ष की अगर बात करें हम तो राष्ट्रपति या गृह मंत्री के द्वारा नियुक्त जो केंद्रीय मंत्री है वही मतलब केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके बाद हम चलते हैं कि जो 5 क्षेत्रीय परिषद की हम बात की, जो कुल भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है, 5 क्षेत्रीय परिषद है, जिसमें से कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो उसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अगर हम मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो उसका मुख्यालय इलाहाबाद है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो उसका मुख्यालय कोलकाता है। इसके बाद पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो उसका मुख्यालय मुंबई है और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो उसका मुख्यालय चेन्नई है। तो दोस्तों ये मैंने क्षेत्रीय परिषद के बारे में आपको बताया। क्षेत्रीय परिषद के बारे में अगर देखना तो एक बार और देख लेते इस टॉपिक को। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद की मुख्यालय इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की मुख्यालय मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की मुख्यालय चेन्नई है। तो मैंने जो मतलब क्षेत्रीय परिषद से क्वेश्चन था उसके बारे में मैंने आपको बताया। जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड मुख्य टॉपिक था उसके बारे में मैंने आज की क्लास में आपको बताया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसे आप लोग देखें, अच्छे से समझें। हमारे ख्याल से अगर आप इसे नोट्स बनाएंगे, इसको अच्छा से अध्ययन करेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आप लोगों से नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।